हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द एग्ज़ाम ओरिजिनल्स यूट्यूब चैनल। मैं हूं अदिति कुशवाहा और आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाली हूं कि अभी हाल ही में यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज़ में भारत के 3 शहरों को शामिल कर लिया गया है। ऐसा पहली बार हुआ है कि भारत के किन्हीं शहरों को इस लिस्ट में शामिल किया गया हो। तो वो कौन से शहर हैं, हम लोग उनके बारे में बात करेंगे और साथ ही यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज़ क्या होता है, किन शहरों को लर्निंग सिटीज़ कहा जाता है, इन सब के बारे में आप लोगों को आज के वीडियो में बताने वाली हूँ। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि भारत सहित वर्ल्ड के 44 देशों के 77 शहरों को इस वर्ष यानी कि 2022 में इस सूची में शामिल किया गया है। कौन सी सूची? तो यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज़ की जो लिस्ट है उसमें भारत के अलावा अगर हम लोग बात करें पूरे वर्ल्ड में तो ऐसी 44 कंट्रीज़ हैं जिनके 77 सिटीज़ को इस लिस्ट में इस ईयर शामिल किया गया है। तो उनमें से जो 3 सिटीज़ हैं वो हमें इंडिया की भी देखने को मिलती हैं। तो अब वो 3 सिटीज़ कौन कौन सी हैं अगर हम लोग उनके बारे में बात करें तो इसमें भारत में अगर हम लोग बात करें तो केरल के 2 शहर जिनका नाम है त्रिशूर और नीलांबुर, ये आप लोग देख सकते हैं। इसके अलावा तेलंगाना का एक शहर जिसका नाम वारंगल है उसको इस सूची में शामिल किया गया है। तो इस लिस्ट में हमारी कंट्री के 3 शहरों को शामिल किया गया है। तो उनके नाम भी आप लोग यहाँ से याद रख सकते हैं। केरल के ये दोनों हैं, नीलांबुर और त्रिशूर, और वारंगल जो है वो हमें तेलंगाना का देखने को मिलता है। तो ये आप लोग याद रख सकते हैं। अब हम लोग आगे अगर बात करें इन शहरों का जो समावेश इसमें किया गया है, यानी कि ये सारे जो शहर हैं 77 जो सिटीज़ हैं उनको इस लिस्ट में अगर शामिल किया गया है तो अगर हम लोग इसके बारे में बात करें तो ये अन्य शहरों के साथ विचारों के आदान प्रदान को बढ़ावा देगा और अन्य शहरों में पहले से लागू व्यवस्थाओं के तरीकों को आपस में साझा करेंगे। यानी कि अगर हम लोग बात करें इनमें जो भी शहर जोड़े गए हैं इस लिस्ट में वो सभी शहर जो हैं वो एक दूसरे के जो विचार हैं, किस तरीके से उन्होंने अपने जो सिटी है उसका डेवलपमेंट किया है, उनके जो भी विचार हैं वो एक दूसरे से साझा करेंगे, एक दूसरे से शेयर करेंगे और इन शहरों में पहले से लागू व्यवस्थाओं के तरीकों को भी आपस में साझा करेंगे। यानी कि जिस भी सिटी में जिस तरीके की व्यवस्था चल रही है, वो लोग अपने सिटी का किस तरीके से डेवलपमेंट कर रहे हैं, तो इस तरीके की बातें जो हैं ये लोग एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं, जिससे कि अगर किसी शहर में या फिर अगर हम लोग कहें अगर किसी सिटी में कोई कमी है तो उसे पूरा किया जा सके। तो इसीलिए इस लिस्ट में इन सारी सिटीज़ को शामिल किया जाता है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें कि हमारी कंट्री पहली ऐसी कंट्री नहीं है जिसमें पहली बार उस अगर हम लोग कहें उस देश के किसी शहरों को इस लिस्ट में शामिल किया गया है। हमारी कंट्री के अलावा और भी ऐसी कंट्री हैं जिनमें पहली बार उनके किसी शहर को इस लिस्ट में शामिल किया गया है। तो वो कौन सी सिटीज़ हैं अगर हम लोग उनके बारे में बात करें तो यूक्रेन की जो राजधानी है कीव, जो कि रूस और यूक्रेन का जो युद्ध चल रहा था अगर हम लोग बात करें तो उस टाइम कीव जो है वो काफ़ी ज़्यादा हमें न्यूज़ में देखने को मिल रही थी, तो उसे भी इस लिस्ट में शामिल किया गया है और ये हमें यूक्रेन की कैपिटल देखने को मिलती है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें दक्षिण अफ्रीका का हमें जो सिटी है जिसका नाम डरबन है वो इसमें देखने को मिलेगा। इसके अलावा यूएई का एक शहर है जिसका नाम शारजाह है, ये भी वो पहले शहर हैं जिनको पहली बार इस लिस्ट में शामिल किया गया है। यानी कि अगर हम लोग बात करें कि हमारी कंट्री में पहली बार किन्हीं 3 शहरों को इस लिस्ट में शामिल किया गया है, इसके पहले हमारी कंट्री के किसी भी सिटी को इस लिस्ट में शामिल नहीं किया गया था। लेकिन ये वाले जो देश मैंने आप लोगों को बताए, यूक्रेन, साउथ अफ्रीका और यूएई, ये सारे देश भी ऐसे पहले देश हैं जिनके किसी शहर को इस लिस्ट में शामिल किया गया है। तो ये भी आप लोग याद रख सकते हैं। स्पेशली कीव के बारे में तो आप लोग ज़रूर याद रखिएगा, क्योंकि कीव जो है वो रूस और यूक्रेन के युद्ध की वजह से अभी काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में बना हुआ था, तो शायद इससे क्वेश्चन जरूर पूछा जा सकता है। तो आप लोग इसके बारे में ज़रूर याद रखिएगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क फॉर लर्निंग सिटीज़, ये क्या होता है। तो हम लोग इसके बारे में थोड़ी सी बातें जान लेते हैं। तो ये एक अंतर्राष्ट्रीय नीति आधारित नेटवर्क है, यानी कि अगर हम लोग बात करें ये एक तरीके का इंटरनेशनल नेटवर्क है, इंटरनेशनल पॉलिसी पर बेस्ड। यानी कि अगर हम लोग बात करें इसमें इंटरनेशनल हमें पॉलिसीज़ देखने को मिलती हैं कई सारी, जिससे इन शहरों का विकास किया जाता है और एक नेटवर्क की तरह ये जो है वो काम करता है। इसकी जो शुरुआत की गई थी वो 2013 में की गई थी। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें इसका जो उद्देश्य होता है वो विकास के सभी चरणों में सीखने वाले शहरों को अन्य शहरों के साथ विचारों और कलाओं को साझा करके उनका भी विकास सुनिश्चित करना होता है। यानी कि अगर हम लोग बात करें
इसका जो उद्देश्य रखा गया है उसमें ये जो सभी शहर हैं, ये जो सभी सिटीज़ हैं जिनको इसमें शामिल किया गया है, उनमें और किस तरीके से विकास किया जा सके। तो अगर हम लोग बात करें इसमें सीखने में, अगर हम लोग बात करें सभी चरणों में सीखने वाले शहरों को अन्य शहरों के साथ, इसके अलावा अगर हम लोग बात करें कि इन शहरों को तो और सिखाया ही जाता है कि ये किस तरीके से अपना डेवलपमेंट कर सकते हैं अपनी सिटी का, लेकिन इनमें किस तरीके का अगर हमें डेवलपमेंट देखने को मिल रहा है उससे हम अन्य शहरों का किस तरीके से डेवलपमेंट कर सकते हैं उस पर भी फोकस किया जाता है। तो ये जो है इसका प्रमुख उद्देश्य देखने को मिलता है कि इसमें जो भी शहर शामिल किए गए हैं वो आपस में एक दूसरे के विचारों का आदान प्रदान करते हैं और उससे अपने शहर का अच्छे तरीके से विकास कर पाते हैं। इसके अलावा अन्य शहरों का भी किस तरीके से विकास किया जा सकता है तो उसके बारे में भी ये लोग अपने विचार रखते हैं और इससे दूसरे शहरों का भी विकास सुनिश्चित किया जा सकता है। इसके अलावा हम लोग बात करें अगर हम लोग बात करें शहरों के बीच नीति संवाद और सहयोग का समर्थन और सुधार करना भी इसका एक प्रमुख उद्देश्य रखा गया है। तो नीति संवाद यही मतलब हुआ कि डिस्कशन करते हैं, इसके अलावा एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, एक दूसरे में सुधार करने की कोशिश करते हैं। तो ये भी इसका एक प्रमुख उद्देश्य देखने को मिलता है। अब तक अगर हम लोग बात करें 2013 से जब से इसे स्टार्ट किया गया है तब से अगर हम लोग बात करें तो इस सूची में 76 देशों के 294 शहर जो हैं वो शामिल किए जा चुके हैं। तो ये आप लोग याद रख सकते हैं, इस ईयर 77 शहरों को शामिल किया जा चुका है। लेकिन अगर हम लोग 2013 से अभी तक बात करें तो वो 294 शहर जो हैं वो इसमें शामिल किए जा चुके हैं और 76 देशों के ये शहर हमें देखने को मिलेंगे। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें ये जो है वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो हैं उनको भी पूरा करने के लिए हम लोग कहें समर्थन करता है। जैसे कि अगर हम लोग बात करें वो कौन कौन से गोल हैं, तो 2 गोल जो हैं जिसमें अगर हम लोग बात करें सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 4 और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 11, तो ये 2 गोल हैं। इन 2 गोलों को भी प्राप्त करने में ये जो अगर हम लोग बात करें वो है वो समर्थन करता है, यानी कि ये जो लिस्ट है उससे हम लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट 4 जो है गोल उसको भी प्राप्त कर सकते हैं। तो ये क्या कहता है अगर हम लोग इसके बारे में बात करें तो जो गोल नंबर 4 है उसमें समावेशी और समान गुणवत्ता वाली शिक्षा सुनिश्चित करना और सभी के लिए आजीवन सीखने के अवसरों को बढ़ावा देना शामिल किया जाता है। यानी कि सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं कहूँ तो क्वालिटेटिव एजुकेशन जो है वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 4 में रखी गई है, तो उसे प्राप्त करने में ये सहायता करता है। इसके अलावा जो गोल नंबर 11 है उसमें क्या शामिल है, तो उसमें शहरों और मानव आवासों को टिकाऊ, समावेशी और सुरक्षित बनाना ये शामिल किया गया है। तो इस तरीके से अगर हम लोग बात करें तो ये गोल नंबर 11 जो है उसको भी पूरा करने में शामिल अगर हम लोग कहें समर्थन करता है। तो ये भी आप लोग याद रख सकते हैं, ये 2 गोल हैं वो भी इस लिस्ट के द्वारा हमें पूरे होते हुए दिखाई देते हैं। तो ये भी एक महत्वपूर्ण पॉइंट है जिसे आप लोग याद रख सकते हैं। अब आगे हम लोग बात कर लेते हैं कि हम एक लर्निंग सिटी किसे कहेंगे। यानी कि ये तो हमने लिस्ट के बारे में बात की कि यूनेस्को वाली ये जो लिस्ट है, यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज़, ये जो है वो लिस्ट होती है जिसमें इन शहरों को शामिल किया जाता है। तो ये लिस्ट किस तरीके से बनाई गई है, ये क्या है, इन सब के बारे में हम लोगों ने बात कर ली। अब हम लोग बात करते हैं कि एक लर्निंग सिटी किसे कहा जाएगा, यानी कि ऐसा कौन सा शहर है, ऐसे उस शहर में क्या क्वालिटीज़ है जिसकी वजह से उसे एक लर्निंग सिटी का दर्जा दिया जाता है और उसे इस लिस्ट में शामिल किया जाता है। अब हम लोग थोड़ा सा उसके बारे में बात कर लें। तो लर्निंग सिटीज सभी के लिए निरंतर और आजीवन सीखने को बढ़ावा देती हैं, क्योंकि लर्निंग से ही आप लोग इसे कह सकते हैं कि सीखना, लर्निंग का हिंदी मतलब क्या होता है, सीखना। तो ऐसे जितने भी शहर हैं जो किसी को भी निरंतर यानी कि कंटिन्यूअस और आजीवन यानी कि लाइफ टाइम तक उसे सीखने को बढ़ावा देती हैं, उसे ही हम लोग कहें तो एक लर्निंग सिटीज कहा जाता है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें, यूनेस्को लर्निंग सिटी को एक ऐसे शहर के रूप में परिभाषित करता है जो, तो अब हम लोग देख लेते हैं कि उसमें कौन कौन सी क्वालिटीज शामिल की जाती हैं, यानी कि यूनेस्को के द्वारा क्या परिभाषा दी जाती है एक लर्निंग सिटी के बारे में, हम लोग उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो ऐसे जितने भी शहर हैं, अगर हम लोग बात करें, कोई भी ऐसा शहर जो बुनियादी से उच्च शिक्षा तक यानी कि बेसिक एजुकेशन से हायर एजुकेशन तक समावेशी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए हर क्षेत्र में अपने संसाधनों को प्रभावी ढंग से एकत्र करता है। यानी कि किसी भी बच्चे को बेसिक एजुकेशन से लेकर हायर एजुकेशन देने तक के उसको अगर हम लोग बात करें, उसे शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए हर क्षेत्र में संसाधन उपलब्ध कराता है और उनका प्रभावी ढंग से एकत्रण भी करता है। यानी कि सिंपल वे में अगर मैं कहूँ तो किसी भी बच्चे को बेसिक एजुकेशन से लेकर हायर एजुकेशन तक की शिक्षा जो है वो अच्छे तरीके से प्रदान की जा सके, इसके लिए जितने भी संसाधनों की आवश्यकता है उनको प्रभावी ढंग से एकत्र करवाना भी ऐसे अगर कोई भी शहर करते हैं तो उसे लर्निंग सिटीज के अंतर्गत शामिल किया जाता है। इसके अलावा और क्या क्वालिटीज होनी चाहिए, तो सभी परिवारों और समुदायों में सीखने के लिए प्रेरित करता है। यानी कि अगर हम लोग बात करें
कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ स्कूल्स बना रखे हैं या फिर गवर्नमेंट जो है वो तो संसाधन प्रदान करवा रही है, लेकिन लोग जो हैं या फिर जो फैमिलीज़ हैं उनमें पढ़ने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, वो लोग पढ़ने के लिए बिल्कुल भी प्रेरित नहीं है, तो उन्हें लर्निंग सिटी नहीं कहा जाएगा। लर्निंग सिटी के अंदर वो शहर आते हैं जिनमें जो लोग हैं, जो फैमिलीज़ हैं, जो ग्रुप्स हैं, वो भी सीखने के लिए प्रेरित हों। तो इनका जो काम रहता है, जो भी लर्निंग सिटीज़ होती हैं उनका यही काम रहता है कि वो लोगों को इसके लिए प्रेरित करें कि वो ज़्यादा से ज़्यादा सीख पाएँ, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई कर पाएँ। तो ये भी इसका हम लोग कहें ऐसे शहरों में इस फैक्टर को भी शामिल किया जाता है, तभी उसे लर्निंग सिटी का दर्जा दिया जाएगा। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें कि कार्यस्थल में और उसके लिए सीखने की सुविधा प्रदान करता है, यानी कि अगर हम लोग बात करें कोई भी ऑफिस है तो वहाँ पर भी सीखने की सुविधा उपलब्ध होनी चाहिए कि अगर किसी को नहीं समझ में आ रहा है या फिर कोई और सीखना चाहता है ऑफिस में भी, तो उसको वहाँ पर भी सीखने की सुविधा प्रदान की जानी चाहिए। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें आधुनिक शिक्षण प्रौद्योगिकियों के उपयोग का विस्तार करता है, यानी कि जो भी न्यू टेक्नोलॉजीज हमें देखने को मिल रही हैं एजुकेशन के सेक्टर में, उनका उपयोग किस तरीके से किया जाए और उनके उपयोग को किस तरीके से बढ़ावा दिया जाए, तो ये भी इसका एक प्रमुख फैक्टर रखा जाता है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो सीखने में गुणवत्ता और उत्कृष्टता को बढ़ावा देता है, यानी कि क्वालिटी को ये देखता है कि जो भी अगर हम लोग सीख रहे हैं तो उसकी क्वालिटी कैसी है, वो लोग हम किस तरीके का चीज़ें सीख रहे हैं। तो ये भी इसका एक हम लोग कहें मुख्य बिंदु हमें देखने को मिलता है कि ये सीखने में गुणवत्ता और उत्कृष्टता को बढ़ावा देता है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो अच्छी चीज़ें हैं वो सीखी जा सके। इसके अलावा जीवन भर सीखने की संस्कृति का विकास करता है, यानी कि कोई भी अगर लाइफ टाइम तक सीखना चाहता है तो उसके लिए भी अवसर उपलब्ध होने चाहिए। तो ये भी एक इसका प्रमुख फैक्टर हमें देखने को मिलता है। तो ये जो है वो कुछ प्रमुख फैक्टर्स हैं जो किसी भी लर्निंग सिटी में होने चाहिए, तभी उसे लर्निंग सिटी का दर्जा दिया जाएगा। तो ये आप लोग याद रख सकते हैं। तो आज के वीडियो को हम लोग इतना ही रखते हैं। वीडियो कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और आप लोग याद रखिएगा कि इंडिया के 3 ऐसे शहर जिनको पहली बार इस लिस्ट में शामिल किया गया है, उनके नाम आप लोग ज़रूर याद रख लीजिएगा। और इंटरनेशनल लेवल पर अगर हम लोग बात करें तो यूक्रेन की जो राजधानी कीव है उसको याद रख लीजिएगा, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में बनी हुई थी। अब आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में ये आंसर दीजिएगा जो मैंने अभी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के बारे में बताया। तो आप लोग मुझे बताइएगा कि ये जो गोल हैं वो कब स्टार्ट किए गए थे और कब से लेकर कब तक के लिए रखे गए हैं, और टोटल गोल्स कितने हैं। प्लीज़ आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। आप लोग आंसर नहीं देते हैं, प्लीज़ आंसर दीजिएगा। इसके अलावा आप लोग हमारे और भी कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हैं, जैसे हमारे यहाँ आप लोगों को MPPSC का पूरा सिलेबस, MPPSC प्री और मेंस का स्टडी मटेरियल, प्री और मेंस की टेस्ट सीरीज, CSET और NCERT का सिलेबस, इसके अलावा MPSI पटवारी का भी पूरा सिलेबस देखने को मिल जाता है। तो अगर आप लोग भी MPPSC की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं और हमारे साथ जुड़कर अपनी तैयारी अच्छे तरीके से कर सकते हैं। आप लोग हमारा ऑनलाइन एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं एग्जाम ओरिजिनल्स के नाम से। इसके अलावा आप लोग हमारा ऑफलाइन बैच भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो वीडियो को हम लोग यहीं तक रखते हैं, मिलेंगे अब हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।